किसके द्वारा उद्वेलित किया गया, किसने उपयोग पहली बार दफे किया, तो अर्नेस्ट हैकल आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि ये इकोलॉजी का स्कोप क्या है, कहां तक जाती है ये सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटल साइंसेज। अब एनवायरमेंट आज की तारीख में हम पढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंटल स्टडीज ये एक बहुआयामी एस्पेक्ट है और इकोलॉजी उसका एक पार्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट में हम कई चीजों को और अध्ययन कर रहे हैं। तो परिस्थिति की भी अपने आप में सिनोनिम नहीं कहेंगे या पर्याय नहीं कहेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, क्योंकि इकोलॉजी हम इन्वायरमेंट का अध्ययन करके उसके बाहर के बाह्य स्वरूप का जो जीव के लिए जरूरी है, अति आवश्यक है, उनके कोरिलेशंस को भी हम इसमें, सह संबंधों को, इन सब का हम अध्ययन उसमें करेंगे। लेकिन एनवायरमेंटल साइंसेस ने उन सभी पहलुओं को, जिसमें हम आज की तारीख में कहते हैं कि सोशल साइंसेस के भी सब्जेक्ट्स आएंगे, तो प्योर अप्लाइड साइंसेस का भी एस्पेक्ट आएगा, तो कई प्रकार से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी इसमें डील करेंगे, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, वो सब इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को बहुत ब्रॉडली ले लिया गया है और इकोलॉजी भी उसी प्रकार एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। और इस इकोलॉजी को हम केवल एक नजरिए से, यानी वैज्ञानिक कि भाई वैज्ञानिकों का है ये, या केवल साइंस सब्जेक्ट लेंगे तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज रखा गया है और स्टार्टिंग आपकी इकोलॉजी से हुई है इसमें। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है जो सभी विषयों को अपने अंदर अंतर्निहित रखता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट में, या इस जो भी आप इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ेंगे या इकोलॉजी टर्म पढ़ेंगे, इसका स्कोप वृद्ध है, बहुत बड़ा है। इट्स अ वाइड स्कोप थ्रू आउट द वर्ल्ड। यू कांट डिनाई अ सिंगल फैक्ट which is not having the concern with ecology or say the environment। तो चूंकि इकोलॉजी में हमने पढ़ा ही था कि जीवन जीने के लिए जितना भी बाह्य, जितनी भी चीजें हैं, संरचना है, जिसको हम एनवायरनमेंट भी बोल रहे हैं, अपनी स्थितियां, उन सब का अध्ययन इसमें हम करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बात करता हूं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल या ये जो आज हम तकनीकी का यूज कर रहे हैं, ये इसके बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये तकनीक नहीं थी, लेकिन आज ये हमारे जीवन का, ये दिनचर्या का एक पार्ट बन चुकी है। आज मैं आपके सामने ये लेक्चर दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं इनका उपयोग कर रहा हूं। तो आज जब हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन सब का भी अध्ययन उसमें आएगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन इकोलॉजी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट तो पहले से भी रहा है और अभी भी है। तो यहां पे आपकी जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर रहे हैं या इस प्रकार के मैकेनाइज्ड अप्रोच ले रहे हैं या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और आपने पहले ही पढ़ा है कि ऊर्जा न समाप्त होती है न बनती है, ये केवल ट्रांसफर होती है एक किसी फॉर्म से दूसरे किसी फॉर्म में, यानी एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप बदलती है ऊर्जा का, यही नियम है। तो अगर हम इसमें बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो इससे जो भी ऊर्जा की खपत हो रही है या इससे निकल रही है, वो हमारे पर्यावरण को भी इंपैक्ट डालती है। यही कारण है, इसलिए आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब ये महत्वपूर्ण है तो कोई भी विषय का व्यक्ति हो, कोई भी विषय के जानकार रखते हो, वो कभी नहीं कह सकते कि हम इकोलॉजी से दूर हैं, हम एनवायरमेंट स्टडी से दूर हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप केवल ऐसा मत लीजिए कि ये केवल कंपलसरी सब्जेक्ट है, या हमें केवल जूलॉजी में एक पार्ट पढ़ना है या बॉटनी में एक पार्ट पढ़ना है। नहीं, इसका उपयोग है। आप आगे किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे
लेट्स टेक कि आपने कहा कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। चलो आज की तारीख में काफ़ी होता है कि हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है, वो भली नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, यूपीएससी और आइदर आरपीएससी। नाउ अगर आप सिविल सर्वेंट हैं और आपको एक कार्यभार मिला किसी एक जिले को संभालने के लिए, तो आपके पास किस प्रकार के संसाधन हैं? आपको वहां ह्यूमन पॉपुलेशन को मैनेज करना है, तभी तो सिविल सर्विसेज तैयारी, आप इसका उद्भव देखेंगे तो यहीं से तो शुरुआत हुई थी। अब उसमें जब आप संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो संसाधन केवल मानव संसाधन ही नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जब आप कलेक्टर बनते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, तो जो कुछ भी आपके बिंदु वहां पे मैनेजमेंट के आएंगे, उनका सीधा सीधा संबंध आपके इकोलॉजी से है, पर्यावरण से है, बाह्य परिस्थितियों से है। अगर आप माइनिंग एरिया में रह रहे हैं, तो माइनिंग हो रही है तो किसकी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जंगल के नजदीक रह रहे हैं, या जंगल, क्योंकि अंदर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आजकल हम कई प्रोटेक्टेड एरिया जो हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन के टॉपिक्स में उसके अध्ययन का भी इसमें पार्ट रहेगा। लेकिन मानव जहां रहा, यानी उसके बॉर्डर पे रहा, तब भी कलेक्टर आप रहे, तो आपको मैनेजमेंट करना है कि भाई फॉरेस्ट का कितना बाउंड्री है, और जो भी हम कार्य करें वो उसके बाहर करें, इन सब का बात का ध्यान रखना है। तो एज अ सिविल सर्वेंट आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी उस समय आपकी, कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी जो हो रहा है वो केवल और केवल समय के साथ परिस्थितियों के जो बदलाव आ रहे हैं, ये उसी के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इकोलॉजी को दूर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये इतना मैंने लिखा हुआ है हर एस्पेक्ट में, जैसे कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, संरक्षण की आज की तारीख में बहुत बात हो रही है, तो सारा उसमें यही इकोलॉजी है। अगर आप पानी के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी नम भूमि की बात कर रहे हैं, पीने के पानी कहां से मिलेगा, या और हमें उपयोग का पानी कहां मिलेगा, सारा वेटलैंड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, वो सब आपका इकोलॉजी में है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ा विज्ञान है, ये भी सारा इसी में आएगा, और इकोलॉजी इससे डील करेगी आप। तो अर्थात आप किसी भी उसमें जाएं, आप कॉमर्स में भी अगर आप जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बैंकिंग सेक्टर में चला जाऊं या चली जाऊं, या मैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट बनने की दिशा में चले जाएं, तो भी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ये एक नया आयाम है, अभी रिसेंटली लिया है। क्योंकि आपको पता है कि सस्टेनेबिलिटी यानी सततता के लिए अगर हमने बहुत आगे के फ्यूचर को सेव करना है, तो 3 पिलर्स हमने बात कही, किसकी? पर्यावरण पहला, सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक, अर्थ यानी इकोनॉमी, कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र, वो महत्वपूर्ण आज की तारीख में हमने कर दिया है, पहले भी था, पहले कुछ अलग अंदाज में था, आज कुछ अलग। तो दूसरा पिलर ये, और तीसरा हम स्वयं, सोशल, जो हमारी पूरी समाज बना हुआ है। तो ये 3 पहलू से ही हमारा सारा डिस्कशन होता है, और ये सारी की सारी चीजें डील होती है। आप देख लीजिए, नेचुरल एग्रो इकोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा योगदान है, हमारी हिंदुस्तान खुद एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे लाइव है, एग्रीकल्चर है, ये फॉरेस्ट्री सेक्टर कंप्लीटली डील करता है इन्हीं चीजों से। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें या फिशरीज की बात करें, डायरेक्टली ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में ही ये सभी चीज आ रही है। आजकल ये स्मार्ट सिटी का काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी अर्बन प्लानिंग, यानी अगर आप अर्बन प्लानर भी बनते हैं, आप आर्किटेक्ट भी बनते हैं, इंजीनियरिंग में भी जाते हैं, तभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या अर्बन प्लानर्स में आपको ग्रीन स्पेसेस, ब्लू स्पेसेस, ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में। अगर आपको करना है तो कहीं ना कहीं, अगर आप पुरानी सभ्यताओं में जाएं, सिविलाइजेशन में जाएं, तो आपने देखा होगा कि वहां पे कैसे मैनेजमेंट होता था। मैं अगेन वो बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अभी मैं कोई भी बात यहां ज्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन आपके ज्ञान में मैं बता दूं कि अगर आप वैदिक कल्चर में जाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, और वहां हर वेद में या मंत्रों में और इसमें आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कौन सा पेड़ कहां लगना चाहिए, यानी पूरी बॉटनी की नॉलेज, वनस्पति शास्त्र की नॉलेज वहां पे रखी गई थी।
कौन सा पेड़ लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, कौन सा अंदर कौन सा बाहर लगेगा, सड़क किनारे कौन सा लगना चाहिए, जहां से मनुष्य गुजरता है वहां कौन सा पेड़ होना चाहिए, जंगल में कौन सा होना चाहिए।